लास्ट वीडियो में हमने देखा, थर्ड वीडियो में, कि हम कार की रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे अंडर सेक्शन 17(2)(1) में। इसके बाद अंडर सेक्शन 17(2)(2) में हमने देखा कि कंसेशनल रेंटेड हाउस की वैल्यूएशन किस तरह से हो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो में, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर आपके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई भी मूवेबल एसेट दिए अदर देन कंप्यूटर एंड लैपटॉप, तो 10% ऑफ कॉस्ट और पेड रेंट बाय एम्प्लॉयर विच, जो भी स्थिति हो वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स आपके एम्प्लॉयर ने आपको यूज़ करने के लिए दिया है, ऐसी स्थिति में अदर देन कंप्यूटर एंड लैपटॉप, वही आपकी एग्जम्पशन हो जाएगा, वही आपका टैक्सेबल होगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ख़रीद कर दिया है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर आपका एम्प्लॉयर उसे रेंट पे लेके दिया है तो 10% ऑफ रेंट। इसके बाद नेक्स्ट आ गया मूवेबल एसेट्स ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉय। आपका एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉय को कोई भी मूवेबल एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहा है। इन दैट केस, अगर कंप्यूटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किया है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स का ट्रांसफ़र किया है, तो उसमें आप जितने भी साल के बाद दिया है 50% पर एनम WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर मान लो 3 साल बाद, उसने 3 साल एम्प्लॉयर ने खुद यूज़ किया, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र कर रहा है एम्प्लॉय को, तो उसमें आप क्या करेंगे कि 50% पर एनम की रेट से WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से या घटती किस्त पद्धति से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, वो मूवेबल एसेट्स की वैल्यू होगी। अगर मोटर कार है तो उसके लिए 20% पर एनम WDV ये हो जाएगा। किसके लिए? मोटर कार के लिए। पहला कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए, सेकंड मोटर कार के लिए, और थर्ड अदर एसेट्स के लिए। उसको छोड़ के कोई भी हो, सपोज दैट फर्नीचर है, तो वैल्यू आफ्टर 10% पर एनम FIM फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जो बची हुई वैल्यू होती है, सपोज 10,000 रुपये का है कोई फर्नीचर है, 2 साल एम्प्लॉयर ने यूज़ कर लिया, तो हर साल का 10% रेट से पहले साल का 1,000 रुपये माइनस किया, 9,000 बचा, फिर दूसरे साल का भी 1,000 रुपये माइनस किया, 8,000 रुपये। तो वो एम्प्लॉय के लिए वो एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये, वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर उससे कुछ अमाउंट ले रहा है, सपोज 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, उसके लिए उससे 5,000 रुपीज़ ले रहा है, तो कितना टैक्सेबल होगा? 8,000 माइनस 5,000 इज़ इक्वल टू 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मोटर कार। मोटर कार सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल है। इसकी वैल्यूएशन देखिए, क्योंकि मोटर कार में अक्सर बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो सबसे पहले देखते हैं मोटर कार। बहुत आराम से देखेंगे। इफ़ एम्प्लॉयर कार, इसमें कंडीशन ये बनती है कि एम्प्लॉयर का कार है कि एम्प्लॉय की कार है, पहली चीज़। अब एम्प्लॉयर की कार है तो कौन से एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर एम्प्लॉयर की कार है, इफ़ एम्प्लॉयर कार नियोक्ता की कार है। अब जैसा कि पहले ही बोला मैंने, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ही सिर्फ टैक्सेबल है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए दिया हुआ है, मतलब वो अपना काम करा रहा है ना, तो फुल्ली एग्जम्प्टेड, क्योंकि आपका तो कोई बेनिफिट है नहीं। अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। पर क्या टैक्सेबल होगा? ऑल एक्सपेंसेस, आपका एम्प्लॉयर जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है, पर ड्राइवर की सैलरी वो भी टैक्सेबल हो जाएगी, और कार की कॉस्ट का 10%, मान लो 5 लाख की कार है तो यहाँ 50,000 रुपये हो गया। ड्राइवर सैलरी मान लो 5,000 रुपये हर महीने, तो 60,000 रुपये हो गया। और अगर अदर एक्सपेंस है, पेट्रोल और एक्सेट्रा में भी 50,000 रुपये खर्च किया, तो कितना हो गया? यहाँ 5 लाख का 10% 50,000, यहाँ पे 5 मंथ पर मंथ पीरियड से 60,000, देन इधर वापस 50,000, तो टोटल 1,60,000 रुपीज़ उस कार की वैल्यू हो जाएगी, जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड के लिए टैक्सेबल हो जाएगी।
अब मेन इशू कहाँ पे आता है, जब पार्शली ऑफिस और पार्शली पर्सनल यूज़ में हो रहा है। ध्यान देखिएगा, पहले ऑफिस यूज़ पूरा एग्जेम्प्टेड, पर्सनल यूज़ फुल्ली टैक्सेबल जितना भी खर्च है। अब पार्शली यूज़ में, चाहे आप इसको ऐसा बोल सकते हैं पार्शली ऑफिस यूज़, या बोल सकते हैं पार्शली पर्सनल यूज़, ये वाइस वर्सा है। ऑल एक्सपेंसेस बेयर बाय द एम्प्लॉयर, अगर आपका एम्प्लॉयर सारे एक्सपेंसेस बेयर करता है, ऑल एक्सपेंसेस मतलब आपके ऑफिस का भी बेयर कर रहा है और पर्सनल यूज़ का भी बेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आपकी स्मॉल कार है जिसको हम लोग 1.2 सीसी से कम मानते हैं, तो 1800 रुपीज़ पर मंथ कार के लिए है, और ड्राइवर भी दिया है तो 900 रुपीज़ फॉर द ड्राइवर। अगर बिग कार है मतलब 1.2 से अधिक की कार है, तो उस केस में बिग कार के लिए 2400 रुपीज़ पर मंथ और साथ में ड्राइवर दिया है तो उसका 900 रुपीज़, दैट मीन 24 + 9 3300 हो जाएगा। यहाँ 1800 + 9 2700 हो जाएगा। ड्राइवर नहीं दिया है, सिर्फ कार की वैल्यू होगी, कार और ड्राइवर दिया है दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें सेकंड केस ये है, ऑल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बेयर कर रहा था तो 1800 और 2400, बट अगर एम्प्लॉयर सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस बेयर कर रहा था या वाइस वर्सा, इसको दूसरी तरफ तो हम बोले तो पर्सनल एक्सपेंसेस बेयर बाय द एम्प्लॉय या पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेयर करता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल कार के लिए 600, बिग कार के लिए 900 रुपीज़ पर मंथ, और ये ड्राइवर की तो 900 का 900 ही रहेगा क्योंकि ड्राइवर तो आपके लिए फुल टाइम रहेगा ना। तो 6 + 9 1500, 9 + 9 1800 रुपीज़ आपके हो जाएंगे इन द केस ऑफ कार स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयर ऑफिस एक्सपेंसेस को बेयर करता है या फिर एम्प्लॉय पर्सनल एक्सपेंसेस को बेयर करता है इन दैट केस। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कार में ही। ये तो आप देख रहे थे कि अगर एम्प्लॉयर की कार है, अब एम्प्लॉय की कार है तो, और एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर आपके एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, इन दैट केस क्या होगा, अगर एम्प्लॉय की कार है, इफ पर्सनल एक्सपेंसेस बेयर बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ही बेयर कर रहा है, ओनली ऑफिस यूज नील हो जाएगा, ओनली पर्सनल यूज वो अपना पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ इफ पर, और ओनली पर्सनल यूज टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो आपका पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है तो एम्प्लॉयर बेयर एक्सपेंसेस, जितना एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सिर्फ पर्सनल यूज़ हो रही है और आपके एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, कार आपकी, एम्प्लॉय की कार, और उसकी ऑल एक्सपेंसेस अपना एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऑफिस यूज़ के लिए तब तो नील है, पर अगर पर्सनल यूज़ के लिए तो एम्प्लॉयर ने जितना एक्सपेंसेस बेयर किया प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस कॉस्ट ऑफ कार, पूरी टैक्सेबल। अगर बोथ यूज़ में हो रही है, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय की कार है और बोथ यूज़ में हो रही है और एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो बेसिक कंडीशन में स्मॉल कार के लिए 600 रुपीज़ पर मंथ प्लस 900 रुपीज़ पर मंथ फॉर द ड्राइवर, बिग कार के लिए 900 पर मंथ प्लस 900 रुपीज़ पर मंथ फॉर द ड्राइवर के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, पर्सनल एक्सपेंसेस बेयर बाय द, और यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस बेयर बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। अब जब एम्प्लॉयर ऑल एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है तो ऑफिस यूज़ का तो वैसे ही नील है, पर्सनल यूज़ का तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, ऑल एक्सपेंसेस प्लस 900 रुपीज़ फॉर द ड्राइवर। देखिए यहाँ पर पर्सनल यूज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेयर कर रहा है, पर ऑफिशियल एक्सपेंसेस तो एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है ना, उस कंडीशन में एम्प्लॉयर के एक्सपेंसेस, ड्राइवर की सैलरी, और यहाँ पे क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस प्लस 900। और अगर बोथ एक्सपेंसेस आपके कौन बेयर कर रहा है, यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, मतलब ऑफिस का भी कर रहा है और पर्सनल भी कर रहा है, तब क्या करोगे, ऑल एक्सपेंसेस, स्मॉल कार हो या बिग कार हो, दोनों कंडीशन में ऑल एक्सपेंसेस स्मॉल कार के लिए उसमें से 1800 रुपीज़ पर मंथ को माइनस कर दीजिए
और साथ साथ 900 रुपीज़ ड्राइवर की सैलरी जो है उसको ऐड कर दीजिए, या ड्राइवर की सैलरी जो भी हो। अगर बिग कार है तो ऑल एक्सपेंसेस जितना आपके एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है उसमें से 2400 रुपीज़ पर मंथ के रेट से लेस कर दीजिए और ड्राइवर की सैलरी ऐड कर दीजिए। या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस प्लस ड्राइवर सैलरी करके 1800 रुपीज़ पर मंथ स्मॉल कार के लिए डिडक्ट कर दीजिए, और बिग कार के लिए आप 2400 रुपीज़ पर मंथ के रेट से पूरे 1 ईयर का आप डिडक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब एम्प्लॉयर की कार है और जब एम्प्लॉय की कार है। एम्प्लॉयर की कार है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर कौन कौन से एक्सपेंसेस बेयर कर सकता है, ऑफिस के, पर्सनल और बोथ। एम्प्लॉय की कार है तो भी वही कंडीशन है, एम्प्लॉयर आपके कौन से एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि है कि पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेयर कर रहा है, मतलब ऑफिशियल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कार में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरे रूल्स याद हैं तो आप कहीं पे कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े इत्मीनान के साथ आप फार्मूलों को रटिए। बहुत सिंपल सा फंडा है। जब भी आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए एक बार पूरे रूल्स को पढ़ लीजिए और रूल्स को पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट कीजिए, तो आपसे कहीं गलती नहीं होगी। क्योंकि हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जहाँ हमको रूल्स याद नहीं हो। रूल्स याद हुए हैं तो हम कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसके बाद नेक्स्ट है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट में क्या आता है, गार्डनर आता है, स्वीपर आता है, वॉचमैन आ जाता है, कुक भी आ सकता है। अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर अपॉइंट किसने किया, एम्प्लॉयर ने बेयर किया है, तो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। अगर उसको अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय ने दिया है तब तो सबके लिए टैक्सेबल है। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर दे रहा है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। और अगर एम्प्लॉय खुद बेयर कर रहा है, खुद अपॉइंट कर रहा है, पर उसके एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अब एम्प्लॉयर सपोज खुद जनरेट करता है गैस को, इलेक्ट्रिसिटी को या वाटर को, जैसे CGEB छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिकल बोर्ड वो इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर रही है। तो इफ़ एम्प्लॉयर सोर्सेस, एम्प्लॉयर का सोर्स है तो जैसे CGE छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जितना उसकी कॉस्टिंग है उतना पर यूनिट आपका टैक्सेबल होगा। पर अगर आपसे वो खुद जनरेट नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी हो या गैस अपना खुद उनका खुद का प्लांट हो या वाटर हो, तो ऐसी कंडीशन में मतलब आपने अदर सोर्स से लेके दिया, और जब आपने अदर सोर्स से लेके दिया, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर उसके लिए जितना अमाउंट पेड करता है पर यूनिट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे सपोज CGE बोर्ड 2 रुपये पर यूनिट बिल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो अगर CGE बोर्ड के किसी एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो कितना होगा, 2 रुपये पर यूनिट टैक्सेबल होगा। पर सपोज BSP इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है पर अपने एम्प्लॉय को फ्री में तो देता है। अब ऐसी कंडीशन में ब्राइट स्टील प्लांट CGE बोर्ड को से 3 रुपये पर यूनिट के रेट से कॉस्ट पे कर रहा है, तो एम्प्लॉयर 3 रुपये पेड कर रहा है तो वो 3 रुपये के रेट से वो टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओन सोर्सेज है तो उसके लिए कॉस्ट, और अगर एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, उसका सुखा सोर्स नहीं है, तो वो जितना पे कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो सिंपल सा फंडा कि एम्प्लॉयर के लिए कॉस्टिंग कितनी होगी, जितना वो पे कर रहा है। तो दोनों ही जगह पर आप सिंपल से रूल्स याद कर सकते हैं कि उनकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, और जितनी कॉस्टिंग आ रही है उतना ही उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये अभी हमने देखा, ये 4th वीडियो में अभी तक हम आए हैं, कुछ परक्यूसर्स को देखें और वैल्यूएशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर देखें। बहुत आराम से इत्मीनान के साथ आप समझिए, कहीं गलती करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फ्री एजुकेशन और बाकी चीज़ों के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
थैंक यू।